यार मित्र बहुत कुछ होता है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मन से पढ़ाई करते रहें। स्वास्थ्य पर विशेष केयर करें क्योंकि मौसम बदल रहा है। सभी लोग थोड़ा थोड़ा तबीयत में ग्रसित हैं। उनकी तबीयत ठीक ठाक नहीं हो रही है, तो आप लोग मौसम से बिल्कुल बचे रहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जितना समय आप इस समय पढ़ाई पे देंगे वही ठीक ठाक समय रहेगा आपके लिए। जो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए आवाज़ आ रही है सही सही। वाई लिख के कमेंट कीजिए, क्योंकि कभी कभी दिक्कतें होती है, माइक ऑन होते हुए भी आवाज़ नहीं पहुंचती है आप तक। तो एक बार कमेंट कीजिए कि आवाज़ आ रही है। जी, सभी की उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बस लाइव हो जाइए, एक काम कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। हाँ, सभी लोग जो भी पढ़ना चाहते हैं सभी लोग लाइव आ जाएं। सर नोटिफिकेशन नहीं आता अंकिता जी। अच्छा, रागिनी पांडे जी प्रणाम। प्रणाम भैया जी। ठीक है, आपकी सूचना हम तक पहुंच गई, आवाज़ सही है। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? नहीं, ये वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है शायद। सभी लोगों ने सब्सक्राइब किए होंगे चैनल, तो नोटिफिकेशन जाना चाहिए। सभी लोग जो सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो जाता है, सभी के पास जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई दिक्कत होती है तो हम यहाँ टेक्निकल टीम पर बात कर लेते हैं, सभी तक पहुँचेगा। ठीक है, रोशनी वर्मा जी, अनिल आरती गुप्ता जी, रागिनी पांडे जी, चंद्रधर राम, अंकिता जी, शशिकांत कुमार, सभी लोगों की उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइव हो जाइए, अभी बहुत संख्या कम है। सभी लोग एक बार जोरदार शेयर कीजिए, सभी से विशेष निवेदन है। देवव्रत पांडे जी, भारती राजपूत, जानवी, एकता शुक्ला जी, प्रीति तिवारी जी, सभी की उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम है। रागिनी पांडे जी, सर आ गई थी नोटिफिकेशन। जी बिल्कुल, सभी तक पहुंचती है वैसे लगभग। कुछ लोगों तक हो सकता है ना पहुंचता हो, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप अपनी तरह से, आपके मोबाइल में कुछ ऑफ ना हो। ठीक है, चलें प्रकरण पर। प्रकरण इस समय चल रहा था किसका? द्वंद्व समास का। विजय कुमार जी गुड इवनिंग भैया। देवव्रत पांडे प्रणाम भैया। रोशनी वर्मा, कभी कभी क्लास ओवर होने के बाद नोटिफिकेशन आता है। अब वो तो देख लीजिए, तो टेक्निकल चीज़ें हैं, उस पर अब क्या कर सकते हैं। हाँ, जो चीज़ें हैं हो जाता है, होता हो ऐसा ही। द्वंद्व समास चल रहा है ना जी। द्वंद्व समास में हमने बताया कि द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास का भेद जो है वो 3 प्रकार से है। कौन कौन? इतरेतर द्वंद्व, एक शेष और समाहार द्वंद्व, है ना। तो हमने इसके विषय में कल चर्चा की थी कुछ, फिर से एक बार देख लीजिए। इतरेतर द्वंद्व, एक शेष और समाहार। ठीक, इतरेतर में हमने बताया था कि जहाँ पर दोनों पद साथ में हो उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद साथ में दिखाई दे रहे हो, है ना। जैसे हमने बताया था राम कृष्णों। राम कृष्णों में राम पद भी है और कृष्ण पद है, दोनों पदों का यहाँ पे साथ में रखा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? इतरेतर द्वंद्व समास है। दोनों पदों की तो प्रमुखता रहती ही है। द्वंद्व समास में दोनों पदों का मतलब होता ही है, दोनों पद प्रधान होते ही हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पद दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर दोनों पद दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक है ना, सभी लोग समझ रहे हैं ना। जैसे हरिहरो हमने बताया था, हरि हरौ, है ना। इस तरह से कई उदाहरण हमने आपके सामने रखे थे। माता पितरों रखे थे, माता पितरों, ये क्या था? ये एक शेष द्वंद्व था, वो इतरेतर द्वंद्व था। इतरेतर मतलब इधर उधर दोनों पदों की प्रमुखता दिखाई दे रही है साफ साफ।
तो यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास था क्योंकि दो पद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसको एक शेष कैसे कहेंगे? एक शेष यदि ये केवल इतना बचता, अब क्या हो गया? अब हो गया एक शेष द्वंद्व। अब क्या हो गया? अब ये एक शेष हो गया। काम वही करेगा, समास विग्रह वही रहेगा, लेकिन जो है दोनों पदों को ये बताएगा तो दोनों पदों को, है ना। लेकिन क्या है कि दोनों पद दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन दो वचन से तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर दो वचन है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इतरेतर वो एक शेष हो जाएगा, ठीक ना। जैसे पितरों दिया है तो पितरों में दो वचन है, तो इसका मतलब एक वचन कुछ और होगा। दो पिता तो किसी के हो नहीं सकते, है ना। पितरों का मतलब दो पिता, तो दो पिता किसी के नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर सामासिक विग्रह माता चा पिता चा होता है ना। तो यहाँ पर माता होगा, ये इसका मतलब ये पहले से माता यहाँ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दो वचन की मतलब एक तरह से दो वचन की व्याख्या कर रहा है। इसी तरह कृष्णों में कृष्ण दो व्यक्ति हो सकते हैं। कृष्ण यहाँ पर कृष्णश्च हो सकता है, लेकिन राम कृष्ण भी हो सकता है, राधा कृष्ण भी हो सकता है ना। तो कोई पद इसके साथ और जुड़ा हुआ है, तब ये दो वचन का हुआ है। इसलिए जो है यहाँ पर केवल अकेले पद रखने से क्या हो गया? एक शेष हो गया है। एक शेष का मतलब एक पद रख रहा, शेष एक ही पद रखा गया है, लेकिन दोनों पदों की प्रमुखता बता रहा है, ठीक ना। इतनी बात हमने कल की क्लास में पढ़ लिया। सर इंग्लिश की क्लास का टाइम क्या है? शालू जी इंग्लिश की क्लास का तो पता नहीं हमें, लेकिन अभी कह रहे थे कि संस्कृत के बाद चलेगा, लेकिन हम कुछ इस विषय में कह नहीं सकते हैं ज़्यादा। लेकिन जो चल रहा है उसी के विषय में जानते हैं कि साइकोलॉजी चल रहा है, पर्यावरण चल रहा है, मैथ चल रहा है, संस्कृत चल रहा है, ये सारी क्लासें चल रही हैं। इंग्लिश की क्लास अभी नहीं चल रही है, उसके लिए आप ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा, तो वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। पितरों रामो कृष्णो आदि, जी रागनी जी बिल्कुल, पितरों कृष्णो रामो जो भी आप अपने से बनाएंगे तो उसके पहले समझ लीजिए ये दो वचन की, जैसे बालका बालको होता है तो दो बालक की बात करता है, तो इसका मतलब एक बालक और जुड़ा हुआ है ना। रामो कहता है तो दो राम होते हैं, मतलब रामा रामो रामा होता है ना। तो लेकिन एक चीज और जाने रहिएगा, इसमें बहुवचन में भी द्वंद्व समास होता है, बहुवचन में भी द्वंद्व समास होता है। जैसे देख लीजिए, रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च, ठीक ना। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी जो है द्वंद्व समास है, ठीक है। इसमें भी क्या है? द्वंद्व समास है। लेकिन इसमें इतरेतर द्वंद्व है, एक शेष द्वंद्व है, तो इसमें से भी उसी तरह से निकल आएगा। लेकिन इसको देख लीजिए, जैसे यदि इस तरह से लिखा हो आपके सामने, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नाः, क्योंकि ये बहुवचन में हो जाएगा तो यहाँ पर फिर ये ऐसे दिखाई देगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा इसमें भी, है ना। इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। लेकिन ये किसके अंतर्गत आएगा? ये इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा, इतरेतर द्वंद्व समास, ठीक ना। बहुवचन में भी होता है, ऐसा नहीं कि दो ही पद होते हैं। हमने बताया कि समास के दो या दो से अधिक पदों की प्रधानता होती है द्वंद्व समास में, ठीक ना। दोनों पद प्रधान हो, यदि दो से ज्यादा भी हो तो भी वहां पर जो है द्वंद्व समास होता है। लेकिन उसकी पहचान के लिए हमने बताया था, पहला सूत्र चार थे द्वंद्वा, बीच में चा लिखा हो, चा को हिंदी में और कहते हैं, यदि हिंदी में प्रयोग करेंगे तो और बीच में जुड़ना चाहिए। जैसे राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ऐसा इसका हिंदी होगा, है ना। तो सभी के साथ और तो लगा नहीं सकते हैं, वाक्य यदि शुद्ध लिखना है तो एक बार और का प्रयोग करेंगे, जैसे राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो इसको भी सीरियल तरीके से ही लिखा जाता है। इसमें भी द्वंद्व समास में भी एक नियम है, सूत्र है ऐसा, लेकिन वो थोड़ा सा हायर में है, आपके यूपी टेट में नहीं है। यदि भ्राता लोगों के लिए यदि कुछ मतलब नाम लिखना है तो सीरियल में लिखना है, बड़े से छोटा, है ना। इसी तरह से यदि किसी देवता के लिए लिखना है तो स्वर वाले पहले शब्द रखे जाएंगे, फिर इसके बाद व्यंजन वाले रखे जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आपको केवल इतनी सारी चीज़ें जानना है। हाँ, जो चीज़ें जानने लायक हैं आपके, वो चीज़ें हम बता रही। इसका प्रकरण बहुत विशाल है, लेकिन यहाँ चीज़ें ये यदि आपको इस तरह से दिखाई दे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्ना में कौन सा समास है, तो आप ये मार दीजिएगा द्वंद्व समास है। यदि पूछे कौन सा द्वंद्व के अंदर पूछेगा तो इतरेतर द्वंद्व समास मारिएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको बताने लायक थी। कोई डाउट हो तो बताइएगा,
सब्जेक्ट कंप्लीटली चल रहे हैं शेर बहादुर जी। जी बिल्कुल भैया, सबको समझ में आ रहा है। आगे चलें। तो इतनी बातें आपको केवल इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत बताना था। अब आपके लिए प्रकरण जो है एक शेष द्वंद्व। एक शेष के विषय में कल बात नहीं किए थे, एक शेष के विषय में भी जानना चाहिए आपको। एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है, इस पे थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। थोड़ा सा परिभाषा जानना ज़रूरी रहता है। सामान्यतः द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता तो होती ही है, ठीक है। परंतु इन पदों में से एक पद रहे तथा अपने पूर्व पदों को भी विभक्ति के द्वारा इंगित करता रहे, तब वहाँ एक शेष द्वंद्व समास होता है। ठीक ना। सामान्यतः द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती ही है, आप ये इतना जानते हैं। परंतु इनमें पदों में से इन सारे जितने पद रखे रहे उन पदों में से एक पद रहे दिखाई देता है। एक शेष में केवल एक ही पद दिखाई देता है तथा अपने पूर्व पदों को विभक्ति के द्वारा इंगित करता है। विभक्ति लगी रहती, जैसे पितरों केवल लिखा रहता तो पितरों में दो वचन की विभक्ति लगी रहती है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि इसमें दो वचन है, इसका मतलब दो हैं। यदि शत्रुघ्ना हमने बताया तो बहुवचन की यदि विभक्ति लगी रहेगी तो इसका मतलब दो से अधिक पद हैं, है ना। तीन विभक्ति का तो कोई प्रोसेस है नहीं संस्कृत में, एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है। दो से ज्यादा रहेंगे तो बहुवचन। तो यहाँ पर राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्ना चार भाइयों का यदि देगा तो बहुवचन में ही रहेगा, तीन भाई होते तब भी बहुवचन में रहता। तो विभक्ति इंगित करता है, तब वहां पर जो है एक शेष द्वंद्व समास होता है। ठीक ना। इतनी बात केवल बतानी थी कि यदि दोनों पदों में से या दो से अधिक पद रहे उनमें से केवल एक पद रहे, लेकिन विभक्ति के जरिए आप जान लीजिएगा कि इसमें कितने पद हैं। विभक्ति यदि दो वचन की रहे तो इसका मतलब दो व्यक्तियों का उल्लेख है, यदि बहुवचन की रहे तो दो से अधिक व्यक्तियों का उल्लेख है। ठीक ना। इतनी बात आपको जानना है। कोई दिक्कत? पुल्लिंग शब्द शेष, ठीक है। इसमें उदाहरण हमने आपसे चर्चा कर लिया और देख लीजिए। जैसे आपके सामने आएगा उदाहरण चटकौ। चटकौ में यदि आपसे पूछेगा कौन सा समास है, तब आप बताएंगे एक शेष, क्योंकि यहाँ पर केवल एक पद दिया हुआ और द्विवचन की देख लीजिए विभक्ति लगी हुई है ना। चटको बालका बालको दो वचन में, तो दो वचन में चटको, तो इसका मतलब इसके साथ एक पद और जुड़ा है। दो वचन की लगी विभक्ति इसलिए क्या है कि एक पद और जुड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या है, लुप्त है। लुप्त है मतलब इसी में समाहित है ना। तो इसलिए एक पद रखा गया है, इसलिए इसी का नाम एक शेष है। एक शेष को केवल रखकर दोनों पदों के उल्लेख किया गया, दोनों पदों का उल्लेख किया गया है। किरण रजक जी, पुल्लिंग से शब्द शेष क्या कह रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। चटका, चटकाश्च चटका, है ना। तो चटका चटकौ होता, मतलब चटका
चटका किसे कहते हैं जानते हैं? चटका जो होती है वो एक चिड़िया को कहते हैं चटका। हाँ, तो नहीं, चटचट की आवाज़ को चटका कहते हैं। चटचट की आवाज़ जो करते हैं उसको चटका चटका कहते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पर दो चटका चटकों को दो को रखा गया है, इसलिए यहाँ पर जो है ये इसका एक शेष मात्र इसको उदाहरण में रखा गया है। ठीक है, ये जाने रहिए, केवल इसका अर्थ नहीं पूछेगा आपसे, बस इतना जानते रहिएगा कि चटको यदि रखा है तो एक शेष का है, यदि चटका चटको दोनों रखा रहेगा तो फिर इतरेतर का हो जाएगा। इसी तरह अजौ दे देगा, आजाचा अजश्च। ठीक ना? अजा माने बकरी होता है और अजा ये अज माने बकरा होता है। तो इन दोनों को जो है एक में समाहित करके एक शेष द्वंद्व समास में जो है एक को सिंगल के बारे में बताया गया, इसलिए सिंगल रख दिया गया, दोनों पदों के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास होगा। ठीक है जी रितु वर्मा जी, चिड़िया, अच्छा। चटका शायद आपसे बता दें, गौरैया, गौरैया को कहते हैं। ठीक है ना? गौरैया चटका। ठीक है, शूद्रौ, शूद्री च शूद्रश्च, शूद्री च शूद्रश्च। ठीक ना? इस तरह से आप उदाहरण याद रखिएगा। ये केवल यदि ये पद दिया रहेगा तो एक शेष का रहेगा, यदि दोनों पद साथ में दिया रहे तो आप इतरेतर द्वंद्व मारिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आज तबीयत हमारी ठीक कम है, इस वजह से थोड़ा सा एनर्जी डाउन है। बाकी आपको पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत होगी तो सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ना? ब्राह्मणौ, ब्राह्मणौ में जो है इसका विग्रह हो जाएगा ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च। ठीक है ना? विग्रह आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन बस इसका मतलब केवल ये था कि इनमें दो शब्दों का समावेश है ना? दो वचन लगने से इसमें दो शब्दों का जो प्रधानत्व अपना अपना प्रधानत्व रखते हैं, उनका समावेश इस शब्द में अकेले में है। अकेले इसलिए है क्योंकि एक शेष का है। यदि दोनों पद साथ में रखे होते तो वो फिर इतरेतर में चला जाता। इसलिए आप जाने रहिएगा कि ये भी दोनों पदों का समावेश रखता है, मतलब दोनों पदों की प्रधानता को बताता है। और इतरेतर में तो दोनों पद आपके सामने रखे ही जाते हैं, जैसे रामकृष्णो है ना, हरिहरो, इस तरह से सामने दोनों पद दिखाई देंगे। लेकिन आप जाने रहिएगा कि ये द्विवचन की क्रिया लगी हुई है और वो दो वचन का विभक्ति जो लगी हुई है ना, तो उससे आप पकड़ लेंगे कि ये जो है क्या है ना, दो वचन का है। तो एक अकेले शब्द में दो वचन लगा हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक शेष हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वसुरो, स्वसुरो, स्वश्रूश्च होता है, स्वश्रूश्च स्वसुरश्च। इसका मतलब होता है सास और ससुर दोनों का। ठीक ना? सास और ससुर, तो ससुरों से दोनों पदों की जो है प्रधानता वो अकेले बता रहा है। ठीक है, इससे एक शेष द्वंद्व जाहिर होता है। उदाहरण में एक शेष का है ये, इससे दोनों पदों का पता चलता है कि इसमें सास और ससुर दोनों समाहित हैं। ठीक है, ससुरों कह दिया जाए तो इसका मतलब सास ससुर दोनों। अजो कह दिया जाए तो अजो का मतलब बकरी बकरा दोनों, है ना। शूद्रो कह दिया जाए तो शूद्री और शूद्र दोनों, है ना। ब्राह्मणों कह दिया जाए तो ब्राह्मणी और ब्राह्मण दोनों, मतलब पति पत्नी दोनों, है ना, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हमको भी है, तो आपको समझा रहे हैं, जैसा भी आप समझ लें, लेकिन कोई दिक्कत ना होगी हमारे रहते आपको। समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास ये जो है, सर जी की तबीयत ठीक नहीं है, रंजना वर्मा जी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं।
तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आपके लिए है और आपको पढ़ा के जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समाहार द्वंद्व को हमने बताया, समाहार को आपको क्या जानना है, समाहारम क्या देना है, क्या करना है, इसको जान लेना है कि ये समाहारम है, समाहारम, ठीक ना। समाहारम इसलिए कि ये नपुंसक लिंग एक वचन में नित्य रहता है, ठीक ना, नपुंसक लिंग एक वचन में नित्य रहता है। इसको समाहार को समाहारम समझ लीजिए, इसको क्ल्यू समझ लीजिए एक तरह से, ठीक ना। इस तरह से आपको पकड़ना पड़ेगा। ये मकार अंत में नपुंसक लिंग एक वचन में जैसे हर जगह रहता है, उस तरह जैसे पुस्तकम होता है, उस तरह से इसमें जो भी पद बनेंगे वो मकार के अंत में जो रहेगा वो मकारांत रहेगा। मकारांत का मतलब अंत में माँ हो, ठीक ना। इस तरह से आप समझे रहिएगा। इसमें थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जब समाज में ऐसी संज्ञाएं आए जो चा से जुड़ी हुई हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अभी सभी में देखा, चा जुड़ा ही रहा, चा के साथ सभी द्वंद्व में होता है। ये चार्थे द्वंद्व कहता है कि यदि द्वंद्व जानना है तो चा को जानना है ना। चा बीच में लगा ही रहेगा, संस्कृत का कोई पद रहेगा उसमें चा जुड़ा ही रहेगा, यदि हिंदी में रहेगा तो बीच में और लिखा ही रहेगा, है ना। चा का अर्थ ही हिंदी में और होता है, ठीक है ना। तो चा से जुड़ी हो, जब समाज में कोई में ऐसी संज्ञाएं आए जो चा से जुड़ी हुई हो, ठीक है ना, चा से जुड़ी हुई हो तो क्या होता है, तथा विशेष शब्दों का समाहार या समूह का बोध कराती हूँ, ठीक ना। समाहार का मतलब होता है जो है समूह, ठीक ना, समाहार या समूह का बोध कराती हो, तथा समाज में सदा नपुंसक लिंग एक वचन सा का रूप नित्य दिखता है, ठीक ना। ये जो है समाहार में ये सारी कंडीशन होगी। समाहार में क्या कंडीशन होगी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है नपुंसक लिंग एक वचन का रूप जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप जाने रहिएगा। समाहार में दोनों पद तो रहेंगे, दो पदों का संयोग रहेगा, जैसे इतरेतर में रहा है। इतरेतर वाली सारी कंडीशन और सारी वही रहेगी, जैसे चा तो जुड़ा रहेगा, है ना। और यदि विग्रह करेंगे समाहार तो रहेगा ही, जैसे दिगु में आपने देखा था उस तरह से यहाँ पर भी विशेषता बताया कि समाहार रहेगा। लेकिन क्या करेगा, इतरेतर में जैसे दोनों पदों की विशेष व्यवस्था सामने दिखती है, उस तरह से यहाँ पर भी दोनों पद सामने दिखेंगे, लेकिन अंत में क्या रहेगा, मकारांत रहेगा, नपुंसक लिंग एक वचन जैसा उसका रूप दिखाई देगा, ठीक है। एकदम मस्त बताया आपने शेर बहादुर जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समास में पूरक शब्दों का भेद हो अर्थात दोनों शब्द पृथक ना हो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, जिस तरह से आप समझ लें, हमने किताबी भाषा को न लेकर के एक अपना मतलब व्यवहारिकल भाषा बताई है कि जो जिस समास में ऐसी संज्ञाएं हैं जो चा से जुड़ी हो तथा विशेष शब्दों का समाहार या समूह का बोध कराती हूँ। मतलब समाहार समूह मतलब जो पृथक ना हो, जो आपने बताया वो समाहार या समूह का बोध कराती हूँ, लेकिन सदा नपुंसक लिंग एक वचन में वो प्रयुक्त होंगी। इतनी बातें इसकी जो है नित्य रहेंगी, ठीक है ना। इतनी बात बतानी थी। आगे चलते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे पाणिपादम, पाणिपादम देख लीजिए, मकारांत है, ये शब्द जो रखा है इसमें अंत में माँ है, दिखाई दे रहा है, नपुंसक लिंग एक वचन जैसा आपको दिखाई, जैसे पुस्तकम आप देखते हैं, फलम आप देखते हैं, उसी तरह से ये पाणिपादम आपको दिखाई दे। पाणी है और पादम है, दो पद हैं, दोनों इतरेतर के जैसा है लेकिन मकारांत है, नपुंसक लिंग एक वचन जैसा है, ठीक ना। इसमें कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान सा है। इसका जैसे सामासिक विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो क्या हो जाएगा, पाणिचा पादौचा, पाणिचा
पादौ च। ठीक ना, इतनी बात समझ में आना चाहिए आपको, कुछ कठिन नहीं है। चंद्रधर राम जी, रागिनी पांडे जी सर जी। पाणी का मतलब होता है हाथ, आप जानते हैं। वीणा पाणी आपने बहुब्रीहि समास में पढ़ा होगा। वीणा पाणी किसे, जिनके हाथ में वीणा है, अर्थात माता सरस्वती है ना। तो पाणी मतलब हाथ में, और पाद का मतलब होता है पैर, है ना। ठीक ना, तो हाथ और पैर, इनमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, इसमें जो है समाहार द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि नपुंसक अंगवाची जो होता है वो नपुंसक लिंग में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात जाने रहिएगा। जैसे अहि नकुलम, अहि नकुलम, ठीक ना। अहि नकुलम, इसका समासिक विग्रह हो जाएगा अहिश्च नकुलश्च, अहिश्च नकुलश्च। ठीक ना, अहि का मतलब होता है सर्प, अहि का मतलब क्या होता है, सर्प, और नकुल का मतलब नेवला। ठीक ना, तो सर्प और नेवला मतलब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, मतलब एक तरह से दुश्मन जिसे कहते हैं, जन्म विरोधी, है ना। जन्म विरोधी मतलब जन्म से ही शत्रुता रहती है इनमें, तो ये एक तरह से विलोम रहता है। जो भी शब्द रहेंगे आपको एक दूसरे का विलोम दिखाई देगा। जैसे सर्प है तो सर्प का नेवला इसका जो है प्रतिद्वंदी है, मतलब एक तरह से जन्म विरोधी दुश्मन है। पाणी हाथ है तो पैर है ना। इस तरह से आप जाने रहिएगा। लेकिन बस आपको मैं ये ना कहूँ कि सिर्फ सेम टू सेम परे उसका विलोम ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर जाने रहिएगा, ये मकारांत नपुंसक लिंग एक वचन आप जाने रहिएगा। दो पद दिखाई दें और नपुंसक लिंग एक वचन जैसा कुछ दिखाई दे तो आप वहाँ पर समाहार द्वंद्व मार दीजिएगा, बस इतना जाने रहिएगा। ठीक ना जी। जैसे अहोरात्रम, अहोरात्रम, ठीक ना। इसका अहश्च, अहश्च रात्रिश्च, ठीक है। देख लीजिए, आह माने क्या होता है, ये दिन होता है। क्या होता है, दिन और रात्रि, ऐसा जाने रहिए। जैसे अपराह्न पूर्वाह्न आप ऐसा देखते हैं ना, घड़ियों में जो लिखा रहता है, सुबह में क्या लिखा रहता है, पूर्वाह्न लिखा रहता है। शाम में क्या हो जाता है, 12 बजे के बाद अपराह्न हो जाता है। तो वही है, आन जो होता है ना अपराह्न, हाँ, तो उसमें जो है दिन और रात्रि का समय, जो पूर्व भाग और दूसरा वाला भाग, उत्तर भाग है ना दिन का। ठीक है, इस तरह से जाने रहिए, दिन और रात्रि। किरण रजक जी, किरण रजक जी, आहश का मतलब होता है दिन, तो इस तरह से लिखिए ना, दिन और रात्रि। जानते हैं दोनों पद होते हैं, लेकिन इसका मतलब दिन होता है, उसका मतलब रात्रि होता है, तो आप सीरियल से लिखेंगे दिन और रात। ठीक है, मार्दंगी पाणविकम, पाणविकम, ठीक। ये बाजा समूह है, एक तरह से मृदंग और पड़व एक बाजा के प्रकार हैं। ठीक ना, तो ये दोनों जो है बाजा के प्रकार हैं। ठीक है, जो बजाने वाले होते हैं, मृदंग एवं पड़व। इसका लिख लीजिए, मार्दिका, मार्दंगिकाश्च, मार्दंगिकाश्च, पाणविकाश्च। ठीक ना, ये मृदंग और प्रणव बजाने वालों का समूह जो है, ठीक है ना, दोनों का समूह है। इसमें भी क्या है आप ये जाने, ये शब्द आप याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी शब्द है कि एक दो बार पूछा है, थोड़ा सा टीजीटी लेवल में पूछा है, तो आप ये शब्द जाने रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। मृदंग और पड़व आप ना जानते रहें, बाद में आपके सवाल में आ जाए तो फिर आप थोड़ा सा कठिन महसूस करेंगे, शायद अर्थ ना जाने। तो इसका मतलब मृदंग होता है, मृदंग का नाम आपने सुना होगा, है ना, मृदंग। और ये पड़व होता है, पड़व भी बजाने वाला होता है, ठीक ना।
तो ये चीज़ जाने रहिएगा, ये आपसे पूछ लेगा तो आप मार दीजिएगा समाहार द्वंद्व है, क्योंकि मकार इसमें है और मृदंग यो पाड़ा। आपसे पूछ ले कौन सा समास है, आप अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। मृदंग और पड़ो बजाने, मृदंग बजाने वाला, मृदंग और पड़ो बजाने वाले दोनों क्या समूह, जो बजाने वाले समूह होते हैं भाई, बाजा अपने से तो बजेगा नहीं, जब बजाने वाले होंगे तो वही उनका समूह जो होगा उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। समाहार समूह की बात करता है इसमें। जैसे रथाश्वम, रथाश्वम, रथश्च अश्वश्च, ठीक। रथ और घोड़े, रथ और घोड़े, इसमें क्या है, समाहार द्वंद्व समास है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको जानना था। एक तरह से और देख लीजिए, सर्प नकुलम देख लीजिए, सर्प नकुलम जो अब अभी तक आही नकुलम था, वही सर्प नकुलम में भी वही चीज़ है, हाँ। सर्पश्च नकुलश्च, सर्पश्च नकुलश्च, ठीक ना, सर्प और नेवला, ठीक है। इसी तरह से मूषक और मार्जारम, मूषक मार्जारम, ठीक ना, मूषक मार्जारम, मूषकश्च मार्जारश्च, मूषक मतलब चूहा होता है और मार्जारा मतलब मछली, वो क्या कहते हैं, बिल्ली होता है, ठीक ना। चूहा और बिल्ली, इन दोनों में भी एक तरह से जन्म विरोधी दुश्मनी होती है ना, जन्म से दुश्मनी होती है। बिल्ली और चूहा में कभी बैठती नहीं, कभी बनती नहीं है, इसलिए इन दोनों का साथ में रहना ये भी समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। एक और रहता है, उसको भी देख लीजिए, एक क्यों छूटा जाए, यूकालिक्षम, यूका लिक्षम, यूका लिक्षम, यूका चा लिक्षा चा, यूका चा और लिक्षा चा। यूका का मतलब होता है जुआ, जुए जो आपके बालों में पड़े होंगे वो, और लीख, लीक को भी जानते होंगे, जुआ से पहले लीक पड़ जाती है ना, तो ये जो है निकृष्ट वाले जीवों का भी समाहार द्वंद्व होता है। इस तरह के कई सूत्र हैं, सूत्र लिखाते तो आपको थोड़ा सा कठिनाई सा महसूस होता, तो ये सारे सूत्रों को न लिखाते हुए सारे शब्द को रख दिया गया है कि यदि आपसे ये पूछा जाएगा तो आप इतना जाने रहिएगा। सूत्र वो आपसे पूछेगा नहीं, वो हायर का है, बस ये उदाहरण आप जाने रहिएगा। हाँ, ये जुए हैं, जुए, ठीक है ना। इसको वाह शायद ना रहेगा, जुए होता है, जुए ऐसा कर दीजिए, जुए और लीख, ठीक है ना। ये निकृष्ट जीव हैं जो लोगों के बालों में पड़ जाते हैं। किरण रजक जी, चूहा और बिल्ली जी, बिल्कुल सबको सही समझ में आ रहा है। सुधा जी आपको भी हैप्पी दिवाली जी, सभी लोगों को भैया हैप्पी दिवाली, ठीक है। जैसे देशों के नाम में भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ पर देख लीजिए, वहाँ लिंग का निर्धारण होता है ना, लिंग के निर्धारण के आधार पर होता है। जैसे मथुरा पाटलिपुत्रम, मथुरा पाटलिपुत्रम, यदि आपसे ये सारे शब्द पूछेगा तो भी आप मारिएगा समाहार द्वंद्व, मथुरा पाटलिपुत्रम। यदि देशों का नाम दे दे तब भी यदि आपसे पूछे कौन सा समास है, तो आप थोड़ा सा घूम जाएगा दिमाग की, अरे ये कहाँ से, ये तो हमने पढ़ा नहीं ना, तो ये भी जाने रहिए, मथुरश्च पाटलिपुत्रश्च, ठीक है ना। मथुरा च पाटलिपुत्रम च, ठीक ना, मथुरा और पाटलिपुत्र, ठीक ना। इसमें भी जाने रहिएगा, इसमें भी क्या है, इसमें भी समाहार द्वंद्व समास है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत जी, शेर बहादुर जी, जी बिल्कुल। विषम पोषी जीवन जी, विषम पोषी जीव। एक चीज़ और देख लीजिएगा, जैसे नदियों के नाम हो विपरीत लिंग में, नदियों के नाम क्या हो, विपरीत लिंग में हो
तो वहां पर भी समाहार द्वंद्व होता है। जैसे गंगा सोणम, गंगा सोणम, ठीक ना। तब यहां पर क्या हो जाए, गंगा च, गंगा च षोडश, ठीक है। गंगा च षोडश, ये गंगा जो है ये वो स्त्रीलिंग है, ठीक ना, स्त्रीलिंगवाची है, इसमें टाप प्रत्यय लगा हुआ है, वो सब आपके बात का प्रकरण है। तो ये गंगा जो है स्त्रीलिंग है, और सोण जो है, शोण शब्द भी देखिए, नदी दोनों है, नदी पद से तो स्त्रीलिंग पता चलता है, लेकिन गंगा जो नाम है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन सोण जो नदी है ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक ना। जैसे दारा माने स्त्री तो होता है, लेकिन यदि आपसे परीक्षा में पूछ ले कि कौन सा पद जो है पुल्लिंग का है, यदि दारा शब्द दे दिया कि दारा शब्द में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग, यदि आपने अर्थ जानते हैं कि भैया दारा माने स्त्री होता है, तब आप मार देंगे स्त्रीलिंग, तो गलत हो जाएगा। दारा मतलब स्त्री तो होता है, लेकिन शब्द जो है वो पुल्लिंग का है, ठीक ना, इस तरह से जाने रहिएगा। तो यहाँ पर सोण जो नदी है ये पुल्लिंग का शब्द है, ठीक ना, तो इसलिए भी यहाँ पर भी समाहार द्वंद्व हुआ है। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यदि एक ही रहते, जैसे गंगा यमुना होता तो जानते क्या हो जाता, गंगा यमुने हो जाता, यमुने हो जाता, इसलिए कि ये जो है स्त्रीलिंग तो है ही है ना, और ये भी स्त्रीलिंग है। यमुना, गंगा यमुना दोनों जो है स्त्रीलिंग वाची हैं, ठीक ना, तो इसमें भी विपरीत लिंग का होना जरूरी है, तब समाहार द्वंद्व में आएगा, ठीक है। इतना चीज़ जाने रहिएगा। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में मैं डाले दे रहा हूँ, उसको फिर से वीडियो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा मैं क्या कहा हूँ। यदि भूल जाता है तो ये नदियों में यदि विपरीत लिंग रहेगा तब आप वहाँ पर क्या करेंगे, समाहार द्वंद्व में रखेंगे, है ना। इसी तरह से ये देशों या राजधानियों के नगरों का नाम यदि विपरीत लिंग में रहेगा तो भी, यदि वैसे इतना कठिन ना पूछना चाहिए आपसे, पूछेगा भी नहीं लगभग, लेकिन जानकारी रहेगी तो कहते हैं ना कि जितना गहरा कुआं खोदो उतना मीठा जल निकलता है। तो आप जितना ज़्यादा जाने रहेंगे, मान लीजिए यही शब्द पूछ लेगा तो आप थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आगे रहेंगे और परीक्षार्थियों से, ठीक ना। यही बस मेरी शुभकामनाएं है कि आप हर तरह से अच्छे रहें, अव्वल रहें सबसे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक सूत्र था, थोड़ा सा उसके विषय में चर्चा कर दें। द्वंद्वे घी, द्वंद्वे घी, घी संज्ञा शब्द आप जानते होंगे। घी संज्ञा जाने, घी संज्ञा के विषय में हमने बात की थी, नदी संज्ञा और घी संज्ञा। थोड़ा सा पुराना प्रकरण है, नुकसान नहीं करेगा, इस पे रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इसके विषय में आप थोड़ा सा बताइएगा कि नदी संज्ञा क्या होती है और घी संज्ञा क्या होती है। आपके यूपी टेट की परीक्षा में एक सवाल संज्ञा से आना है, 1 या 2 सवाल पक्का आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जाने रहिएगा। जो चीज़ें हमने बताई है उसको ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा। नदी संज्ञा का सूत्र क्या हमने बताया था, यू स्त्रियाख्यो, स्त्रियाख्यो कुछ ऐसा था क्या, कुछ ऐसा ही था शायद, यू स्त्रियाख्यो ऐसा था, है ना। इसका नदी संज्ञा का था। और इसका घी संज्ञा का क्या था सूत्र, शेषो घ्यसखी, शेषो घ्यसखी, ठीक ना, शेषो घ्यसखी। नदी संज्ञा और घी संज्ञा किनकी होती है, थोड़ा सा इसको बताए। सर जी आपको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। रागिनी पांडे जी आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको, आपके पूरे परिवार को, और जितने लोग क्लास में लाइव हैं सभी को विशेष तौर से मेरी तरफ से आप सभी को और सभी के परिवार को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि आने वाली दिवाली आपके लिए इतनी ढेर सारी खुशियां लाएँ कि अगली दिवाली में आप खुद अपने जेब से पैसा खर्च कर सकें, ऐसी मेरी विशेष शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, ठीक ना। तो शेषो घ्यसखी और इस यू स्त्रियाख्यो जो है ये कहता है ई प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या हो गया, यू, है ना। तो ये कहता है कि स्त्रीलिंग में हो, स्त्रियाख्यो कहता है कि ये दोनों क्या हो, स्त्रीलिंग के हों। फिर से एक बार देख लीजिएगा सारी संज्ञाओं को, ये दोनों क्या हो, स्त्रीलिंग के दोनों पद हो, लास्ट में इकारांत हो या तो उकारांत शब्द हो, लेकिन किसके हो, स्त्रीलिंग के हो। जैसे क्या था, नदी, गौरी और वधू,
देख लीजिए इसमें बड़ा ऊ है, यहाँ बड़ी ई है, बड़ी ई है, तो बड़ी ई और बड़ा ऊ मिले लेकिन स्त्रीलिंग का हो तो वहाँ पर नदी संज्ञा हो जाती। ये चीज़ें हमने पहले बता दिया था, संज्ञा प्रकरण वाले प्रकरण में हमने बताया। लेकिन यहाँ पर शेषो घ्यसकी कहता है कि जो शेष बचता है उसकी कौन सी संज्ञा, घी संज्ञा बचती। तो शेष कौन कौन सा बचता है, इसका शेष बचता है ह्रस्व इकार बचता है और इसका शेष क्या बचता है, ह्रस्व उकार बचता है ना। लेकिन स्त्रीलिंग तो चला गया, अब क्या शेष बचेगा, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग, मतलब पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, है ना। यही दो बचेंगे, शेष में ये दोनों आ जाएंगे और शेष में जो है ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार आ जाएगा। तो इनकी क्या हो जाएगी, इसकी घी संज्ञा हो जाए। वही सूत्र भी कह रहा है कि द्वंद्वे घी क्या कहता है, यदि इकार या उकार वाले कोई शब्द यदि दिखाई देते हैं, इकार या उकारांत, इकारांत या उकारांत, मतलब ह्रस्व इकारांत या ह्रस्व उकारांत से संबंधित कोई शब्द हो, लास्ट में ह्रस्व ई हो या ह्रस्व उ हो, ऐसा कोई शब्द हो, तो उनको क्या रखेंगे, उनको पहले रखेंगे। उनको कहाँ रखेंगे, उनको पहले पद में। जैसे मान लीजिए 2-3 पद हो जाते हैं ना, जैसे हरिश्च हरश्च, हमने बताया कि हरि को पहले क्यों रखा गया, क्योंकि वो घी संज्ञक वर्ण था। हरि जो था, हरि क्या था, हरिहरो था, तो यहाँ पर आपको इकार दिया दिखाई दिया, इसलिए ये क्या था, ये पहला पद इसलिए रखा गया कि ये द्वंद्वे घी कहता है कि यदि घी संज्ञक वर्ण रहे, घी संज्ञक वर्ण मतलब ह्रस्व इकार या ह्रस्व उकार से अंत होने वाला शब्द हो तो उसको हम पहले रखेंगे, इसके बाद जिसको जहां मन में आए उसको रख दीजिए। जैसे 2 हो या 3 हो या 3 से भी ज़्यादा पद हो तो उनको जहां जैसे आपको रखना है रख दीजिए। लेकिन पहली प्रक्रिया आपको क्या करना है, पहले पद में आपको ह्रस्व इकार या ह्रस्व उकार वाला शब्द रखना है जो घी संज्ञक हो, ठीक ना। इतनी बात, कृपया हल्ला ना मचाएं। गुंजन डीपी हटा लो वरना बालवीर आ जाएगा। अच्छा, गुड इवनिंग शैलेश भैया, सुमन गौतम, आने दो इस बार पीट देंगे। अच्छा भैया, गुंजन प्रजापति जी थोड़ा सा प्रैक्टिकली हो रही हैं, बच के रहिए। तो हम क्या कह रहे थे, द्वंद्वे घी कहता है कि द्वंद्व समास में यदि कोई पद आएगा तो उसमें यदि ह्रस्व इकार या ह्रस्व उकार वाला कोई पद रहेगा तो उसको क्या करेंगे, उसको पहले रखेंगे। लेकिन ह्रस्व इकार में क्या हो, या ह्रस्व उकार में पुल्लिंग या नपुंसक लिंग का पद होना चाहिए, क्योंकि घी संज्ञक में शेष यही बचता है, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, है ना। तो और इसका क्या होता है, ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार से हो। नदी संज्ञक में तो आप जानते हैं कि दीर्घ इकार या दीर्घ उकार रहता है। ये संज्ञा प्रकरण आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, गलत ना हो। 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी, एक क्वेश्चन आपको कई परीक्षार्थियों से आगे पीछे कर सकता है। इसलिए विशेषता यह है कि आप हर प्रकरण को बहुत मन से और 2-3 बार पढ़ें। हर प्रकरण को कहने का मतलब एक हफ्ते में जितना पढ़ें, जैसे आज जो पढ़ें उसको कल सुबह दोहरा लें, इसके बाद कल की प्रक्रिया आगे जारी करें, आगे पढ़ें। लेकिन हफ्ते में जो संडे वाला दिन होता है जिसको कहते हैं रविवार, रविवार को कहने का मतलब रवि जब सूर्य छुट्टी पर नहीं होता तो आप छुट्टी मार के आराम मत कीजिएगा, आप भी बराबर उसको मेहनत करिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। हफ्ते भर की सारी जो भी सामग्री थी या फिर 2-3 हफ्तों की ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। भाई जब बार बार पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं देनी पड़ेगी, आपको थोड़ा थोड़ा सा बस देखना बस रहेगा, है ना। तो इस तरह से आप करते रहिएगा, हर हफ्ते ये करते रहेंगे तो परीक्षा तक आप बिल्कुल मंझ जाएंगे और परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ठीक है सभी लोग। शुभम सिंह राजपूत, नमस्ते सर। बिल्कुल नमस्ते भैया। रागनी जी, बिल्कुल सभी के लिए विशेष बातें कहते हैं। सभी लोग बस ये करिए और अच्छे तरह से इतना करते रहेंगे तो सही समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे हमने बताया कि हरि हरो, है ना, तो इसमें क्या था, हरिश्च और हरश्च। ये पहले पद रखने का मतलब, ये द्वंद्वे घी कहता है कि पहले इकार या उकार वाला पहले शब्द रखेंगे, ठीक ना। इसी तरह से और देख लीजिए, हरि हर गुरुवाह, हरि हर गुरुवाह। मान लीजिए ये 3 पद हो गए, है ना। 3 पद आपके सामने रखे गए हों तो आपने कहा कि भैया द्वंद्वे घी तो कहता है कि चलो ह्रस्व इकार या ह्रस्व उकार वाला पहले शब्द रख दिए, चलो ठीक है, हरिश्च। हाँ, लेकिन फिर और कहाँ रखें, तो वो कहता है कि फिर बाद वाले आप जो चाहे जिसको जहाँ रखें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हरिश्च हरश्च और क्या हो जाए, गुरुश्च। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इतनी बात जाने रहिएगा। एक तरह से और इसको इसी तरह लिख दें, हरि गुरु हराह, हरि गुरु हराह, ठीक ना।
इस तरह से भी देख लेंगे। तब इसमें 3 पद हैं, देख लीजिए बहुवचन की ये लगा हुआ है विभक्ति है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हरिश्च और क्या हो जाएगा गुरुश्च और क्या हो जाएगा हर्श्च। ठीक ना, इतनी बात जानना था। ये द्वंद्व घी के अंतर्गत है, ख़त्म होने वाली है जी, बिल्कुल क्लास ख़त्म होने वाली भैया, बस इतना जान लीजिए। चलिए आज की क्लास को बस यहीं पर रोक देते हैं, फिर अगली कक्षा को हम फिर से थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने की वजह से यदि ठीक रहेंगे तो कल क्लास लेंगे, नहीं तो फिर जो है दीपावली के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि कल के बाद ही क्लास सारी बंद हो जाएंगी। सभी के लिए मैं एक बार फिर से अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की। सभी लोग मस्त रहिए और अच्छे तरह से रहिए, जलिएगा नहीं पटाखे, अच्छी तरह से छुटाइएगा, यदि न छुटाना हो तो मत छुटाइएगा, लेकिन बच के रहिएगा और पढ़ाई ज़्यादा करते रहिए, क्योंकि यदि इस समय यदि आप पढ़ाई कर लेंगे हो सकता है अगली बार पर दीपावली में आप कुछ देने लायक हो जाएँ, ढेर सारी खुशियाँ आएँ। इसलिए जो है पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए दीपावली मनाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई को छोड़कर या पढ़ाई से इतर कोई काम मत करिएगा, पढ़ाई के साथ बने रहिएगा। विशेष शुभकामनाएं हैं आपको मेरी तरफ से।